हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर नंबर 1 हल करेंगे, जो कि आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जो आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है, ये जो आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसमें आपके 80 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे कि आपको पेपर पर सबसे पहले वो अपने रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि आपको सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तीसरा निर्देश है कि जो प्रश्न है आपको दी गई आंसर बुक में ही लिखना है। चौथा निर्देश आपके लिए है कि जिस प्रश्न जो पार्ट में है, यानी कि ABCD 1 2 3 4 जितने भी भाग है उनको एक साथ में लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। और पाँचवें इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो सीरियल नंबर है वो एकदम सही लगाना है ताकि आपकी कॉपी सही चेक हो। और अब आपके जो मॉडल पेपर है उसमें आपका सेक्शन ए है वो अनसीन पैसेज से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आज का हम पैसेज पढ़ते हैं। द थेराप्यूटिक वैल्यू एंड हीलिंग पावर्स ऑफ प्लांट्स वर डेमोन्स्ट्रेशन टू बी मी व्हेन आई वाज ए बॉय ऑफ अबाउट 10। ये एक 10 वर्ष के लड़के की कहानी है जो कि जड़ी बूटियों के महत्व के बारे में बताती है। आई हैड डेवलप्ड एन एक्यूट परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन दैट डिड नॉट रिस्पॉन्ड रेडिली टू हॉस्पिटल मेडिसिन। यानी कि मुझे मेरे पेट में दर्द हुआ, ये परसिस्टेंट है, इसका अर्थ है उदर विकार, यानी कि पेट में तेज लगातार दर्द हुआ, उसके कारण मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। माई मदर हैड टेकन मी टू द सिटीज सेंट्रल हॉस्पिटल ऑन सेवरल ओकेजन्स वर डिफरेंट ड्रग्स वर ट्राइड ऑन मी। मेरी माता जी वो सिटी के सेंट्रल हॉस्पिटल मेरे को ले गई, जहाँ पर मेरे पर अलग अलग तरह की दवाइयों के प्रयोग किए गए, यानी कि मुझे दवाइयाँ दी गई। इन टोटल डेस्परेशन शी टुक मी टू एग्जामेंस। इस अवसाद में, यानी कि इस डिप्रेशन में, डिप्रेशन का अर्थ होता है आपके डिप्रेशन यानी अवसाद चिंता, वह मुझे एग्जामेंसा के पास ले गई। ए वेल नाउन हर्बलिस्ट इन माई होम टाउन इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ घाना। एग्जामेंसा कौन थे? एक बहुत ही प्रसिद्ध हर्बलिस्ट थे, यानी कि आयुर्वेदिक जानकार थे। इन माई होम टाउन इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ घाना, जो कि घाना के पश्चिमी भाग में रहते थे। दिस मैन वाज नो स्ट्रेंजर टू द मेडिकल डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल। यानी कि वो जो आदमी है वो डॉक्टरों से भी अजनबी नहीं था। He had earned the reputation of offering excellent help when they were confronted with difficult cases where Western medicine had failed to effect. यानी कि वो जो हर्बलिस्ट है वो फेमस था, जहाँ पर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती थी, वहाँ पर वो हर्बलिस्ट लोगों की सहायता करता। आफ्टर ए ब्रीफ इंटरव्यू not very different from what goes on daily in the consulting office of many general medicine practitioners in the United States. He left us waiting in his consulting room while he went out of the field. उसने हमको कुछ समय के लिए कंसल्टिंग रूम में रोका और उसके वहाँ पर कुछ जो अमेरिका के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी कि प्रशिक्षक है वो आते थे और उससे प्रशिक्षण लेते थे। He returned with several leaves and the bark of the tree, and one of his attendants immediately prepared a decoction. I was given a glass of his preparation. वह कुछ पेड़ों की पत्तियाँ और पेड़ों की छाल के साथ लौटा। बार्क का अर्थ आपके होता है पेड़ों की छाल। एंड वन ऑफ हिज अटेंडेंट्स इमीडिएटली प्रिपेयर्ड ए डेकोक्शन, यानी कि उसके प्रशिक्षु ने एक दवाई तैयार की, या डेकोक्शन का अर्थ आपके होता है काढ़ा तैयार किया। आई वाज गिवन ए गिलास ऑफ दिस प्रिपरेशन, मुझे उसके लिए तैयार किया गया। इट टेस्टेड एक्सट्रीमली बिटर, ये जो थोड़ा कड़वा था। बट विद इन एन आवर और सो आई बिगेन टू फील रिलीव्ड, यानी कि उसके लेने के 1 घंटे बाद मेरे को तुरंत आराम मिल गया। द रेस्ट ऑफ द डेकोक्शन वाज पुट इन 2 लार्ज बोटल्स सो दैट आई कुड टेक डोजेज पीरियोडिकली, यानी कि मुझे 2 बोतलों में जो काढ़ा दिया गया मैं समय समय पर उसको लेता रहा। विद इन अबाउट 3 days द फ्रिक्वेंट एब्डोमिनल पेन्स स्टॉप्ड, यानी कि 3 ही दिन के भीतर मेरा पेट दर्द है वो ठीक हो गया। आई रिकॉल गेनिंग ए गुड एपिटेट, मुझे वो अच्छा महसूस हुआ। आई हैव एप्रिशिएटेड द हीलिंग पावर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एवर सिंस, मैंने है जो आपके पेड़ पौधों की ताकत है उसकी प्रशंसा की साइंस के बावजूद। इस साइंस के युग में भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व है।
My experience may sound unusual to those who come from urban areas of the developed world, but for those in the less affluent nation, such experience are a common occurrence. यानी कि लोगों का ये एक जो सिटी के लोग हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, जबकि वह पश्चिमी दवाइयों का प्रयोग अधिक करते हैं. इन फैक्ट डेमोग्राफिक स्टडीज बाई various national governments and intergovernmental organizations such as the World Health Organization (WHO) indicate that for 75 to 90% of the rural population of the world, the herbalist is the only person who handles their medical problems. यानी कि अधिकतर सरकार और WHO की रिपोर्ट यह कहती है कि 75 से 90% ग्रामीण लोगों का इलाज है वो अकेला हर्बलिस्ट करता है और उनकी बीमारियां ठीक कर देता है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर देता है. इन अफ्रीकन कल्चरल ट्रेडिशनल मेडिसिन्स medical practitioners are always considered to be influential spiritual leaders as well, using magic and religion along with medicines. यानी कि अफ्रीकन कल्चर में वो पारंपरिक दवाइयों का प्रयोग अधिक होता है और जो धार्मिक लीडर है वो उनका उपयोग करना बताते हैं. इलनेस इज हैंडल्ड विद द इंडिविजुअल्स हिडन स्पिरिचुअल पावर्स. और जो बीमारी है वो छुपी हुई आध्यात्मिक शक्ति से तैयार करने का प्रयास करते हैं. विथ एप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स दैट हैव बीन फाउंड स्पेशली टू कंटेन हीलिंग पावर्स. जो पेड़ पौधों की अमूल्य शक्ति है उसके बारे में बताया गया है. ओवर द ईयर्स आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिनल पार्टिशनर्स इन अफ्रीकन सोसाइटीज एंड टू क्लासिफाई द एक्सटेंट टू विच ईच यूजेज मेडिसिनल प्लांट्स. मैंने ये लेखक बताता है कि मैंने कुछ अफ्रीकी समुदायों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे प्रत्येक जो है वो औषधीय पौधों का प्रयोग करते हैं. द फर्स्ट इज द हर्बलिस्ट हु जनरली एंजॉय द प्रेस्टीज एंड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द रियल ट्रेडिशनल मेडिकल प्रोफेशनल. जो प्रथम आयुर्वेदिक ज्ञाता है उसने बहुत ही अच्छी इस क्षेत्र में रेपुटेशन कमाई, यानी कि अपना नाम किया. एंड रियल ट्रेडिशनल मेडिकल प्रोफेशनल, और जो पारंपरिक औषधीय व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाए. द सेकेंड ग्रुप रिप्रेजेंट्स द डिवाइन हीलर्स. दे आर फेटिश priestess whose practice depends upon their purported supernatural power of diagnosis created with ability to interpret the evil deeds of a witch. यानी कि जो लोगों की धार्मिक शक्ति है उसका भी इस बीमारी में बहुत फर्क पड़ता है. इसका प्रश्न नंबर 1 है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का. इसमें आपसे 6% पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे. 6% पूछे जाएंगे 9 नंबर के होंगे, यानी कि छठे प्रश्न के 3 पार्ट होंगे. इसका पहला प्रश्न है व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेडिकल पार्टिशनर्स कंसिडर्ड टू बी इन अफ्रीका. यानी कि जो पारंपरिक औषधीय प्रशिक्षक है वो अफ्रीका में क्या प्रयोग करते हैं. इसका उत्तर है ट्रेडिशनल मेडिकल पार्टिशनर्स आर कंसिडर्ड टू बी इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर्स यूजिंग मैजिक एंड रिलीजन अलोंग विथ मेडिसिनल प्लांट्स. यानी कि जो है वो धार्मिक लीडर आपके औषधीय पौधों का प्रयोग बताते हैं, उससे वो लोग ठीक होते हैं. ये आपको इस पैसेज में से छांट के लिखना है. ये आपके यहाँ रहा इन अफ्रीकन कल्चर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ये पूरी लाइन है आपकी सेम टू सेम है, यानी कि आपको इसमें लाइन टू लाइन छापना है या जो टेंस है वो चेंज करके लिखना है. व्हाट पावर्स डू द प्लांट है, यानी कि पेड़ों की क्या ताकत है. व्हाट पावर्स डू द प्लांट्स हैव. इसका उत्तर आपके है प्लांट्स हैव हीलिंग पावर. यानी कि प्लांट है वो लोगों को बहुत सौरभ के समान शक्ति देता है. हाउ डिड द राइटर फील रिलीफ. यानी कि लेखक को राहत किससे मिली. इसका आपके उत्तर है द राइटर वाज गिवन ए डेकोक्शन प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्री इट गेव हिम रिलीफ. यानी कि राइटर को है वो पेड़ पौधों की पत्तियों और पेड़ों की छाल से तैयार किया गया काढ़ा पिलाया गया जिससे उसको राहत मिली. आगे आपके चौथा प्रश्न है व्हाट डज द स्टडी ऑफ WHO टेल. WHO का अध्ययन क्या कहता है. इसका उत्तर आपका है द स्टडी ऑफ WHO टेल्स दैट फॉर 75 to 90% of the rural population of the world, the herbalist is the only person who handles their medical problem. यानी कि 75 से 90% ग्रामीण जनसंख्या की जो बीमारियों की प्रॉब्लम है वो अकेला हर्बलिस्ट यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टरी तैयार करता है और उनको हैंडल करता है. इसमें आपके 500 प्रश्न है वाई डिड द राइटर्स मदर टेक हिम टू एग्यामेंसा. यानी कि राइटर की माता है उसको एग्यामेंसा के पास क्यों लेके गई. एग्यामेंसा जो आपके एक है हर्बलिस्ट थे. The writer had developed an acute persistent abdominal pain and the hospital medicines did not work, so his mother took him to Agamemnon, a herbalist, to be treated. यानी कि
जो लेखक है उसके बहुत तेज़ लगातार पेट दर्द चल रहा था और उसकी जो हॉस्पिटल की दवाएं हैं वो उस पर कार्य नहीं कर रही थी, यानी कि उसका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था। सो हिज मदर टुक हिम टू एग्जामेंशा ए हर्बलिस्ट टू बी ट्रीटेड। इसलिए उसकी माता एग्जामेंशा के पास लेकर गई, जो कि एक हर्बलिस्ट था। इसमें आपके एब्डोमिनल का अर्थ होता है उधर उधर, यानी कि पेट, और परसिस्टेंट का लगातार, और एक्यूट यानी तीव्र, बहुत तेज़ तीव्र पेट दर्द कर रहा था, इसलिए उसके पास लेके गई। इसमें आपके छठा प्रश्न है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन पार्टीशन सिनस डिस्टिंग्विश विथ। इसका आपके आंसर है, द स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल पार्टीशंस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एक्सपर्टाइज, रेपुटेशन एंड रियलाइंस ऑन नेचुरल और सुपरनेचुरल प्रैक्टिस। यानी कि जो आपके पारंपरिक औषधीय प्रशिक्षक है वो लोग प्रशिक्षुओं को बताते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिस करवाते हैं, और जो प्राकृतिक और उप प्राकृतिक वस्तुएं उनका प्रयोग के बारे में बताते हैं। इसमें आपके जो छठा प्रश्न है उसमें आपको सिमिलर वर्ड ढूंढने हैं, इन तीनों के सिमिलर यानी समानार्थी, जिनके शब्द समान हो। इस छठे का पहला आपके है डिप्रेशन। डिप्रेशन का अर्थ होता है अवसाद या चिंता। इसका आपके होगा डेस्पेरेशन। डेस्पेरेशन यानी अवसाद या चिंता। यह आपके इस पैसेज में से ही छांटने हैं। और आगे आपके छठे का दूसरा है फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ। तरल पदार्थ के अर्थ में हमने अभी देखा था कि यहाँ पर आपके जो काढ़ा है वो तरल होता है। डेकोक्शन यानी काढ़ा या तरल पदार्थ। इसका आपके बनेगा काढ़ा, जो कि एक आयुर्वेदिक औषधि होती है। अगला आपके होता है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग यानी कि तीव्र इच्छा या लालसा। इसके आपके सिमिलर वर्ड होगा एपेप्टिएट यानी कि लालसा या भूख। इसका समानार्थी शब्द होगा। ये आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है, और ये पैसेज के 6 नंबर बहुत ईजी है, जो आपको केवल देख करके लिखना है, थोड़ा समझ कर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी पैसेज से संबंधित है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो प्रश्न नीचे दिए गए उनके उत्तर दीजिए। रोशनी बेरवा रिमेंबर्स रनिंग ऑल द वे फ्रॉम हर हाउस इन महमूद नगर ढाणी विलेज टू द रूम्स वर द बाल समूह चिल्ड्रंस ग्रुप मेट। रोशनी बेरवा है वो अपने घर की तरफ जा रही थी महमूद नगर ढाणी में, जहाँ पर एक बाल समूह बना हुआ था। बाल समूह से मिलने के लिए, बाल समूह यानी कि बच्चों का ग्रुप। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर गेटिंग मी मैरिड, यू हैव टू डू समथिंग। द गर्ल देन 12 years old told द 20 or so children sitting there। मेरे जो अभिभावक है वो मेरी शादी करना चाहते हैं, यू हैव, आप इसमें कुछ कर सकते हो, एक 12 वर्ष की लड़की ने रोशनी को बताया। और वहाँ पर 20 से अधिक बच्चे आपके बैठे हुए थे बाल समूह में। द चिल्ड्रन आर एज्ड बिटवीन 8 and 16 ट्रूप्ड अप टू रोशनीज हाउस एंड अर्ज्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स टू स्टॉप द इम्पेंडिंग वेडिंग। जो बच्चे हैं वो अधिकतर 8 से 16 वर्ष के बीच में थे, और वो एक समय में रोशनी के हाउस घर के बाहर इकट्ठे हुए थे, और जो है वो अपने अभिभावक जो ज़बरदस्ती बाल विवाह कर रहे थे उसका विरोध कर रहे थे। अर्ज्ड यानी विरोध कर रहे थे, और इम्पेंडिंग वेडिंग यानी कि बाल विवाह। अदर इंक्लूडिंग विलेज एल्डर्स एंड टीचर्स ज्वाइंट इन। जो अन्य है वो ग्रामीण लोगों और ग्रामीण वर्गजनों और शिक्षकों ने भी भाग लिया इस बाल समूह में। द वेडिंग वाज स्टॉप। जो शादी थी वो रुक गई। शी हैड डिस्कवर्ड ए वे आउट ऑफ पिगमायर विद द हेल्प ऑफ ए लोकल NGO एंड द विलेज चिल्ड्रन। उनको एक है वो रास्ता मिल गया इससे बाहर निकलने का, कि हम बाल विवाह को रोक सकते हैं इस NGO की सहायता से। ये जो NGO था इसका नाम था बाल समूह। NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, जो कि स्थानीय लोगों का ही होता है, इसमें सरकार का हाथ कुछ नहीं होता। व्हेन शी वाज इन 12th द प्रेशर टू गेट मैरिड रिटर्न। जब वे 12वीं क्लास में थी तो उसके ऊपर दोबारा प्रेशर आया कि शादी करो। दिस टाइम हर अंकल फाउंड ए मैच फॉर हर। इस समय उसके चाचा जी ने उसके लिए एक मैच ढूंढा, यानी कि दूल्हा ढूंढा उस लड़की के लिए। व्हेन शी रिजेक्टेड शी वाज टॉन्टेड एंड बीटन। जब उसने उसका रिजेक्टेड यानी कि विरोध किया, उसके ऊपर टॉन्टेड यानी तंज कसे गए, और उसको बीटन यानी पीटा गया। People would point to her as the girl who brought shame to her family and asked their children not to speak to her। जो बच्चे थे उसको लज्जा आती है अपनी फैमिली के सामने बोलने और अपने बात कहने में। I was 16 years old and alone in the world। मैं, ये लेखिका रोशनी बेरो बता रही कि मैं 16 वर्ष की हूँ और इस संसार में अकेली हूँ। I walked to school with my eyes fixed to the ground। मैं अपनी आंखें है जो ग्राउंड पर गड़े हुए स्कूल की तरफ जा रही थी। I would think sometimes, what have I done that is so terrible for everyone to hate
मी सो मच। ये जो था वो मेरे को कुछ गहना पड़ लग रहा था डर से। आई वुड क्राई माई सेल्फ टू स्लीप। मैं स्वयं से सोने के लिए चिल्लाती थी। रिकॉल्स रोशनी, रोशनी को पुकारा। हु लॉस्ट हर फादर वैन शी वाज टू एंड हैड बीन अबॉन्डेड बाई हर मदर शॉर्टली आफ्टर। एक लड़की ने रोशनी को पुकारा जिसके पिताजी है वो उसको 2 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चले गए और उसकी माताजी ने उसका लालन पालन किया। बट इवन इन दोज डार्क मोमेंट्स रोशनी डिड नॉट गिव। लेकिन इन पलों में भी रोशनी ने सांस नहीं छोड़ा। ये आपके जो रोशनी के बारे में बताया गया है। मूविंग आउट ऑफ द विलेज टू पिपलू तहसील इन राजस्थान, जो वर सी रेंटेड ए रूम एंड अटेंडेड कॉलेज। उसमें वह एक पिपलू तहसील राजस्थान में गई और वहाँ पर एक रेंटेड यानी कि किराए पर रूम लिया और वहाँ रहने लगी और कॉलेज जाने लगी। विथ एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस केम ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन और स्वतंत्रता के साथ उसमें एक आत्मविश्वास का भाव जगा, यानी कि शिक्षा और स्वतंत्रता के कारण उसमें आत्मविश्वास का भाव जगा। आई केप्ट इन टच विद द चिल्ड्रन इन द विलेज। एवरी टाइम देयर वाज ए चाइल्ड मैरिज दे वुड कॉल मी एंड आई वुड गो टू स्टॉप इट। जो रोशनी है वो बता रही है कि मैं गांव के बच्चों के संपर्क में रहती हूँ और प्रत्येक समय जब कोई बाल विवाह होता है तो वह मुझे बताते हैं और मैं उसमें रोकने में सहायता करती हूँ। आई रियलाइज आई हैड ऑलरेडी बीन थ्रोन आउट ऑफ द विलेज। द वर्स्ट हैड ऑलरेडी हैपेंड। व्हाट इल्स कुड द विलेजर्स डू। मैंने महसूस किया कि जो अधिकतर है वो गाँव में इस मुद्दे पर बात नहीं की जाती और जो ग्रामीण है इस ओर ध्यान नहीं देते। सो आई वेंट एंड फॉट विथ एवरी वन हु वॉज गेटिंग देयर चाइल्ड मैरिज। इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ और प्रत्येक के विरुद्ध लड़ाई लड़ती हूँ जो अपने बच्चों का बाल विवाह करते हैं। शी सेज विथ ए लॉक। रोशनी ने ये हंसी के साथ बताया। सो फार शी हैज स्टॉक्ड ओवर ए डजन मैरिज। इस तरह उसने दर्जनों शादियाँ रोका दी। एक दर्जन में आपकी होती 12, यानी कि उसने 15 से 20 बाल विवाह वो रोका दिए। Even without the support of the law, young girls have been crusading against the practice. Earlier this month, 16 years old Sushila Bishnoi from Badmer succeeded in getting her marriage annulled. यानी कि बिना किसी कानून की सहायता के, जो आपकी रोशनी है उसने किसी कानून की सहायता नहीं ली, उसने एक बाल समूह बनाया और उसके माध्यम से बाल विवाह रोकने का प्रयास किया। क्रूसेडिंग यानी जंग छेड़ना या लड़ना, इस समस्या के विरुद्ध लड़ी। इसी मंथ 16 साल की एक सुशीला बिश्नोई जो कि राजस्थान के बाड़मेर से है, उसने अपनी शादी सफलतापूर्वक संपन्न की। सबमिटिंग फोटोग्राफ्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स मैसेज फ्रॉम हर हस्बैंड्स फेसबुक अकाउंट टू द कोर्ट्स। उसने कोर्ट्स फेसबुक के माध्यम से कोर्ट्स को अपने शादी के फोटोग्राफ भेजे। द कोर्ट एक्सेप्टेड दीज एज एविडेंस दैट द यूनियन टुक प्लेस व्हेन बोथ द ब्राइड एंड ग्रूम वर 12 years old एंड डिक्लेयर्ड द मैरिड इनवैलिड। कोर्ट ने इसको है वो सबूत के तौर पर रखा और कहा कि जब दूल्हा और दुल्हन दोनों 12 साल के थे तब ये शादी अवैध थी और अब जब वो दोनों 19 वर्ष के हो गए हैं तो उनकी शादी कानूनी रूप से वैध मानी गई और कोर्ट ने उनकी सराहना की। सीमा बेरवाल नाम चेंज। ये जो सीमा बेरवाल है इसका आपके नाम चेंज किया गया है इसकी व्यक्तिगत निजता को ध्यान में रखते हुए। वाज 15 years when she was married to a man few years older. Later when she started attending Bal Samah meeting with NGO Shiv Shiksha Samiti and Save the Children, it dawned on her that she had a choice. I learned that my life is mine. I have a power to say no to marriage. एक जो 15 वर्ष की लड़की सीमा बेरवाल है, उसने कुछ वर्षों पहले उसकी शादी हुई थी एक उससे कुछ वर्ष बड़े दूल्हे के साथ। लेटर वैन ही स्टार्टेड अटेंडिंग बाल समूह, जब उसने बाल समूह में उपस्थिति दर्ज कराई और NGO शिव शिक्षा समिति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो सेव द चिल्ड्रन इट डोंट ऑन हर दैट शी हैड ए नॉट चॉइस। उससे पता चला कि उसकी भी एक चॉइस है और उसने कहा आई लर्न दैट माई लाइफ इज़ माइन। मैंने सीख लिया है कि मेरी लाइफ मेरी है। आई हैव द पावर टू से नो टू मैरिज। मेरे पास शक्ति है कि मैं शादी करूँ या नहीं करूँ। ये जो आपके पैसे था ये बाल विवाह के विरोध में एक समय सहायता का जो योगदान है वो बताता है। अपन को जो पैसे जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जहाँ तक संभव उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा और 1-2 मीनिंग के नहीं आते हैं तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं, हम भाव समझ सकते हैं। और आगे इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको ध्यानपूर्वक इसे करना है। व्हाट इज़ रिबेल्ड अगेंस्ट बाय द ब्राइड्स इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में जो आपके दुल्हनों के विरोध के बारे में क्या बताया गया है। इन द पैसेज द ब्राइड्स रिबेल्स अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। इसमें जो आपके है बाल विवाह के प्रयास के विरुद्ध में बताया गया है। दे रेजिटेड सोशल प्रेशर्स एंड विथ सपोर्ट फ्रॉम NGOs एंड विलेज चिल्ड्रन दे फॉर टू स्टॉप देयर मैरिज। इसमें जो लोगों की
विरोध करने को बताया गया है। जो सामाजिक समूह हैं, जो लोग सामाजिक दबाव झेलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसमें एनजीओ किस प्रकार योगदान कर सकता है, इसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। इसका आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हेल्प्ड रोशनी एट द एज ऑफ 12 ईयर्स टू सक्सीड इन हर मिशन। इसमें आपके एट द एज ऑफ 12 रोशनी वाज हेल्प्ड बाय ए लोकल एनजीओ एंड द विलेज चिल्ड्रन टू सक्सीडेड इन हर मिशन टू स्टॉप हर मैरिज। यानी कि रोशनी की 12 वर्ष की उम्र में ये मिशन सफल करने में किसने सहायता की? रोशनी की ये मिशन सफल करने में आपके एनजीओ, शिव शिक्षा समिति और गांव के बच्चों ने सहायता की, जो कि बाल विवाह रोकने में सफल हुए। इसमें आपके क्वेश्चन संख्या 3 है, हाउ डिड पीपल ऑफ द विलेज बिहेव विथ रोशनी व्हेन शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड। जब रोशनी 16 वर्ष की थी तो गांव के लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? द पीपल ऑफ हर विलेज टॉन्टेड हर बाई पॉइंटिंग टू हर एज द गर्ल्स हु डोट सेम टू हर फैमिली एंड इवन डिस्करेज देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग टू हर। जो गांव के लोग थे उन्होंने उस पर टॉन्टेड यानी कि तंज कसे और कहा कि इसने अपने समाज की लज्जा भंग कर दी है और जो है समाज से बाहर देखने की हिम्मत की है, समाज का विरोध करने की हिम्मत की। इस प्रकार ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। इसमें आपके चौथा प्रश्न है, वाई डिड रोशनी मूव आउट फ्रॉम द विलेज। रोशनी है वो गांव छोड़कर क्यों चली गई? इसका आपके आंसर है, रोशनी मूव्ड आउट ऑफ द विलेज टू पीपलू तहसील बिकॉज शी फेस्ड रिजेक्शन एंड आइसोलेशन आफ्टर रेजिस्टिंग द प्रेशर टू मैरी एंड शी शॉट एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस। यानी कि रोशनी ने गाँव इसलिए छोड़ा, अपना गांव पीपलू तहसील इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने विरोध का सामना किया और समाज से अलग थलग पड़ गई थी, क्योंकि समाज ने उस पर तंज कसे। एंड शी शॉर्ट एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि वह शिक्षा प्राप्त करना और स्वतंत्रता चाहती थी। इसका आपके जो 5वां प्रश्न है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फाइटिंग। यानी कि जो फाइटिंग का समानार्थी वर्ड ढूंढना। फाइटिंग का अर्थ होता है आपके लड़ाई लड़ना। फाइटिंग का आपके समानार्थी शब्द है क्रूसेडिंग। क्रूसेडिंग यानी जंग छेड़ना या लड़ाई लड़ना। इसमें आपके जो 6वां प्रश्न है, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ फेल्ड फ्रॉम द पैसेज। यानी कि फेल्ड का ऑपोजिट वर्ड बताना है। फेल्ड का ऑपोजिट वर्ड आपके इसमें आया है सक्सीडेड, यानी कि सफल होना। फेल्ड यानी असफल होना, सक्सीडेड यानी सफल होना। ये जो आपके पैसेज है ये 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 नंबर का होता है। इसमें 4 प्रश्नों के आपको उत्तर खोज कर देना है, 2 एक सिमिलर और एक ऑपोजिट वर्ड ढूंढ कर लिखना है। तो ये पैसेज से आप आसानी से ढूंढ कर लिख सकते हो। ये महत्वपूर्ण रूप से उन बच्चों के लिए वरदान साबित होते हैं पैसेज जो कि फेल होने के कगार पर है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये आपको पैसेज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप एग्जाम में पूरे 15 में से 15 इन दोनों पैसेजों में प्राप्त कर सको। आपके जो सेक्शन बी है वो राइटिंग से संबंधित है और इसमें आपके हैं रिपोर्ट, नोटिस, लेटर, ये आपके आएंगे। इसमें आपका 3रा प्रश्न है, यू आर आभा या अभय द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइजेशन युवा महोत्सव इन द नेक्स्ट मंथ। इन्वाइट्स द नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ थ्रू नोटिस। ये आपके जो नोटिस है ये 4 नंबर का आता है और इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखना होता है। नोटिस है उसके लिए आपको सबसे पहले बाहर से एक बॉक्स बनाना है या पूरा लिख के साइड में बॉक्स से बंद करना। नोटिस हमेशा बॉक्स में बंद होना चाहिए। सबसे ऊपर आपको हेडिंग में जो है पेज के बीचों बीच में स्कूल का नाम लिखना है, ये कैपिटल लेटर में लिखना है सभी के सभी। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में है वो डेट लगानी। डेट लगाने का तरीका ये आपके पहले डेट लिखनी है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 4 मार्च। फिर आपके जो मंथ है वो इंग्लिश में लिखना है और उसके बाद आपको ईयर लिखना है 2023, 24, 25 जो भी है। उसके बाद आपको लिखना है नोटिस, जो कि पेज के बीचों बीच में कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपके जो नोटिस का टॉपिक है इसमें दिया गया है युवा महोत्सव है, वो भी कैपिटल लेटर में बीचों बीच में लिखना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है कि और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द युवा महोत्सव नेक्स्ट मंथ। यानी कि हमारा विद्यालय है वो जो अगले महीने युवा महोत्सव आयोजित करने जा रहा है, फीचरिंग वेरियस कल्चर एंड लिटरेरी एक्टिविटीज सच एज डांस, म्यूजिक, डिबेट, आर्ट एंड ड्रामा। यानी कि इन विभिन्न प्रकार की सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियाँ जैसे कि नृत्य है, गाना है, वाद विवाद है, कला है, नाटक है, इनको शामिल करते हुए आयोजित किया जाएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नाम्स टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बाई 10 मार्च 2024। यानी कि जो इच्छुक विद्यार्थी है जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी है, उनसे निवेदन है कि वे अपने नाम अपने आदरणीय कक्षा अध्यापक जी को 10 मार्च 2024 से पहले सबमिट करा देवे। फॉर फर्दर डिटेल्स कंटेक्ट द अंडर साइडेंस। यानी कि आगे विस्तृत जानकारी के लिए नीचे जिनके सिग्नेचर दिए गए हैं उनसे संपर्क करें। लेट्स शो कोस्ट और टैलेंट्स एंड मेक दिस इवेंट मेमोरेबल। आओ अपनी प्रतिभा दिखाएं और इस जो आपके पर्व है इसको
यादगार बनाए। नीचे आपके जो इस क्वेश्चन में जो नाम दिया गया अबा या अबे, या इसमें आपके स्कूल के प्रिंसिपल के नाम भी दिए हुए हो सकते हैं, यहाँ उनके सिग्नेचर और नीचे उनका पद नाम लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में सेक्रेटरी दिया गया है तो सेक्रेटरी, या प्रिंसिपल दिया गया है तो प्रिंसिपल। आपके इस नोटिस के अथवा में आएगा 4 नंबर का इन्विटेशन। इन्विटेशन, इसमें आपको किसी मित्र ने इन्विटेशन भेजा, आपने उसकी पार्टी या तो अटेंड की, एक्सेप्ट की या एक्सेप्ट नहीं की, उसके बारे में आपको रिप्लाई देनी। इसमें प्रिपेयर ए थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड लीना या तेजस्वी हुज इन्विटेशन टू देयर सिस्टर्स मैरिज इज एक्सेप्टेड बाय यू। यह आपको एक थैंकिंग मैसेज यानी कि धन्यवाद पत्र लिखना है लीना या तेजस्वी, अपने मित्र लीना या तेजस्वी की, जिसका इन्विटेशन आपने स्वीकार किया और उसकी शादी आपने, उसकी सिस्टर की शादी है वो आपने एक्सेप्ट की, यानी कि आप वहाँ पर उपस्थित हुए। साइन योर सेल्फ एज रिद्धि या सिद्धार्थ, अपने आप को रिद्धि या सिद्धार्थ मानते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, जो कि 2 लाइन में इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले आपके हाउस नंबर, उसके बाद घड़ी का नंबर और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट या सिटी जो भी लगती है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, ये पूरे एक सीक्वेंस में होने चाहिए। उसके बाद अपने मित्र का नाम लिखना है जिसने आपको इन्विटेशन भेजा, आप जिसको अभी थैंकिंग भेज रहे हैं। इसमें आपने लिख दिया डियर लीना या तेजस्वी। उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर सिस्टर्स मैरिज, आपकी सिस्टर की मैरिज में बुलाने के लिए, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आई एम डिलाइटेड टू शेयर दिस जॉयस ओकेजन विथ योर फैमिली एंड फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। मैं बहुत ही धन्य महसूस हुआ या हुई इस समारोह में उपस्थित होकर और आपकी फैमिली के साथ उपस्थित होकर और इस समारोह का एक भाग होकर। विशिंग योर सिस्टर ए लाइफ टाइम ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन हर न्यू लाइफ, आपकी सिस्टर की न्यू लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट एंड स्पेंडिंग टाइम विथ यू ऑल, हमेशा उसका आगे भी ध्यान रखिए और उसके साथ टाइम बिताइए। योर स्वारमली, आपका शुभचिंतक या आपकी शुभचिंतक। इसके बाद जो अपना खुद का नाम है वो लिखना है, और सबसे ऊपर है वो खुद का एड्रेस लिखना है, और अंत में अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके रिपोर्ट से संबंधित है। ये 5 नंबर का होगा, और इसमें आपको आपकी स्कूल में कोई भी समारोह मनाए गए या आपके मोहल्ले में कोई भी घटना घटित हुई, उसके बारे में खुद को रिपोर्टर मानते हुए एक रिपोर्ट लिखनी है। ये क्वेश्चन है आपके। योर स्कूल ऑर्गेनाइजेस ए निपुण मेला, आपके स्कूल ने एक निपुण मेला आयोजित किया। प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस, यानी कि इन हिंट्स का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। ये जो आपको इसकी हेडिंग लिखनी है वो पूरे पेज में और कैपिटल लेटर में लिखनी है, यानी कि जो प्रोग्राम है सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखना है। यहाँ आपके जो प्रोग्राम है वो है निपुण मेला, और ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किया गया। एड के बाद लिखना है कहाँ आयोजित किया गया। यदि स्कूल में आयोजित किया गया तो स्कूल में, या किसी भवन या गाँव का नाम है तो आप सीधा गाँव का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आपको इस हेडिंग के नीचे वाली लाइन में लिखना है बाई के बाद जो रिपोर्टर का नाम, या तो प्रश्न में दिया होगा, प्रश्न नहीं है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको शुरुआत में जो एड्रेस है वो लिखना है, यानी कि ये रिपोर्ट कहाँ से लिखी जा रही है, और उसके बाद डेट, एड्रेस के बाद कोमा लगा के डेट, फिर आपको रिपोर्ट शुरू करनी है। रिपोर्ट में ये इन लाइनों का आप प्रयोग कर सकते हो, या अपनी ओर से कुछ सामान्य सरल लाइनें भी लिख सकते हो। द गवर्नमेंट स्कूल अमृतसर होस्टेड ए वाइब्रेंट निपुण मेला ऑन 13 दिसंबर। ये जो आपके रिपोर्ट में यहाँ आप जो डेट लिखते हो वो यहाँ शुरुआत में डेट लिखी गई, जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हो उससे पहले की होनी चाहिए, यानी कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर ने एक बहुत ही भव्य निपुण मेला आयोजित किया 13 दिसंबर को, शोकेसिंग स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड स्किलिंग, जिसमें विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और स्किल्स को प्रदर्शित किए गए। द इवेंट फीचर्ड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड परमिसेज, इनोवेटिव मॉडल डिस्प्लेज एंड एंगेजिंग स्टॉल्स ऑफरिंग हैंडमेड क्राफ्ट्स एंड डिलीशियस। और जो प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया, उसके परिसर को शानदार तरीके से सजाया गया, उसमें मॉडल बताए गए और कई स्टॉल बताए गए जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है वो आपके बनाया जा रहा था, यानी कि ये बच्चों की क्रिएटिविटी थी। स्पेशल गेस्ट्स इंक्लूडिंग एजुकेशन ऑफिशियल्स विजिटेड द मेला एंड प्रेज द स्टूडेंट्स इवेंट। विशिष्ट अतिथि जो आपके शैक्षणिक अधिकारी है उसको शामिल करते हुए अनेक अतिथि आए, उन्होंने इस मेले को विजिट किया और विद्यार्थियों की प्रशंसा की, विद्यार्थियों के प्रयासों की प्रशंसा की। इसमें आप स्पेशल गेस्ट के बाद एजुकेशनल ऑफिशियल, इसके बाद भी लिख सकते हो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी लिख सकते हो। यहाँ आप किसी भी एक विशिष्ट गेस्ट का नाम लिख सकते हो। प्राइजेज वर अवार्डेड फॉर द बेस्ट मॉडल्स एंड स्टॉल्स इन चीयरफुल सेरेमनी, यानी कि जो आपके पुरस्कार है वो
दिए गए विद्यार्थियों को जो बेस्ट मॉडल थे और स्टॉल थे जिनको उनको दिए गए। द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर फॉर देयर हार्ड वर्क। जो अंत में आपके प्रिंसिपल सर ने है वो विद्यार्थियों और टीचरों के इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत ही प्रशंसा की। एम्प्रीहेंजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। द इवेंट हैज़ ए ग्रैंड सक्सेस, लिविंग विजिटर्स इम्प्रेस्ड एंड स्टूडेंट्स मोटिवेट। जो प्रोग्राम है वो बहुत ही भव्य तरीके से, शानदार तरीके से समाप्त हुआ, और जो आपके दर्शक हैं उन्होंने इसकी सराहना की और दर्शकों पर एक विशिष्ट छाप छोड़ी और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिला। इसके अथवा में आपके जो है रिपोर्ट के अथवा में आपके पैराग्राफ आएगा। ये किसी भी टॉपिक दिया होगा, टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। ये 5 नंबर का है, यानी कि आपको 10 से 12 लाइन इसमें लिखनी है। ये आपके है एडवांटेज ऑफ योगा, यानी कि योगा के क्या लाभ है। यहाँ आपके ट्री प्लांटेशन आ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान आ सकता है, यानी कि जो करंट के मुद्दे या पर्यावरण से संबंधित है उसमें आ सकता है, या वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय का महत्व। ये आप 5 से 7 पैराग्राफ एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से कर सकते हैं। इसके अथवा में जो रिपोर्ट आती है वो भी बहुत ही ईजी आती है। रिपोर्ट का आपको फॉर्मेट पूरा ध्यान में रखना है। इसमें फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं और आपके जो लिखी हुई लाइन है उनके भी नंबर अलग होते हैं। एडवांटेज ऑफ योगा इसमें है आपके योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवर बॉडी एंड माइंड, यानी कि योगा है वो अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। वी गेट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ, हम इससे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त करते हैं। वी इंक्लूड मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज एंड सेंस ऑर्गन एक्सरसाइज इन इट। हम इसमें मेडिकल, शारीरिक गतिविधियाँ और संवेदनात्मक, जो संवेदनाओं से गतिविधियाँ होती है उससे उसको भी शामिल कर सकते हैं। इन क्लियर वर्ड्स इट मीन्स कनेक्टिंग बोथ बॉडी एंड माइंड। सामान्य अर्थों में ये अपनी शरीर और मस्तिष्क दोनों को जोड़ता है। इट हेल्प्स अस लिव ए हेल्थी लाइफ स्टाइल एंड बेटर लाइफ फॉर एवर। ये हमें स्वास्थ्यप्रद लाइफ जीने में और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करता है। इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस इफ वन डज इट इन डेली लाइफ। ये एक अच्छा अभ्यास है यदि कोई इसे डेली करे, यानी कि रोजाना करे। योगा इज़ वेरी सेफ एंड कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय एनीवन एनी टाइम। योगा है वो बहुत ही सुरक्षित है और किसी के द्वारा किसी भी समय कहीं पर भी किया जा सकता है। इट इज़ एन एंशियंट आर्ट विच वाज ऑर्गेनाइटेड इन इंडिया 6000 ईयर्स। ये एक प्राचीन कला है कि जो भारत में 6000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी, यानी कि योगा का इतिहास बहुत ही पुराना है। योगा क्रिएट्स पॉजिटिविटी इन आवर माइंड। योगा है वो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मकता लाता है, इसलिए योगा जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। बाबा रामदेव हैज़ मोटिवेटेड पीपल बाय होल्डिंग मैनी कैंप्स इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। जो बाबा रामदेव है वो आपके लोगों को योगा के प्रति प्रेरित करते हैं भारत और विदेशों में जगह जगह कैंप्स लगाकर। ये आपके जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी आप कुछ लाइनें याद करके लिख सकते हो, या आपको जो मीनिंग है उनको देख देख करके जोड़ सकते हो। 500 प्रश्न है आपके लेटर से संबंधित, ये भी आपके 5 नंबर का रहने वाला है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑथोरिटीज ऑन द कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिटी। ये आपके लेटर टू एडिटर है, यानी कि एक अपने समाचार पत्र के एडिटर को न्यूज़ पत्र लिखना है जिसमें आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए बताना है कि हमारे जो सिटी में है वो रोडों की हालत बहुत ही खस्ता है। इसमें आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है 2 लाइनों में, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद लिखना है द एडिटर, उसके बाद जो न्यूज़पेपर का नाम है वो और जहाँ न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है उस सिटी का नाम। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। इसमें आपके जो सब्जेक्ट है पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिटी, यानी कि शहर में रोडों की खस्ता हालत। उसके बाद आपको लिखना है सरिया मैडम। उसके बाद आपको अपनी समस्या विस्तृत रूप से बतानी है। आई विश टू हाईलाइट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर सिटी थ्रू योर न्यूज़पेपर। मैं हमारे शहर में जो सड़कों की हालत ख़राब है उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। रोड्स आर फिल्ड विथ पोथल्स। ये जो रोड है वो गड्ढों से भर चुकी है। कॉजिंग इमेंस इनोसेटिव टू कम्यूटर्स एंड फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट, जो कि एक अचानक एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। ड्यूरिंग रेन्स दीज पोथोलिज टर्न्स इनटू पूल्स ऑफ वाटर। वर्षा के समय ये जो गड्ढे हैं वो पानी के तालाब के रूप में भर जाते हैं। मेकिंग ट्रेवल हजार्ड्स, जो कि यात्रा को जोखिम भरा बनाते हैं। दिस सिचुएशन इज पार्टिकुलरली अलार्मिंग इन एरियाज लाइक रोहिणी नगर एंड नियर बाई मार्ट्स। ये जो स्थिति है वो रोहिणी नगर और उसके पास के मार्केट में बहुत ही भयानक है। आई अर्ज द अथॉरिटीज टू एड्रेस दिस इश्यू अर्जेंटली बाई रिपेयरिंग। मैं निवेदन करती हूँ संबंधित संस्थाओं से कि इसे तुरंत रिपेयर किया जाए। एंड मेंटेनिंग द रोड टू एंश्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन। और जो रोड है उसको मेंटेनिंग किया जाए और ताकि जो नागरिकों की सुरक्षा है वो बनी रहे।
योर सपोर्ट इन ब्रिंगिंग दिस मैटर टू लाइट वुड बी अप्रिशिएटेड। आपका जो सहयोग है वो इसमें प्रशंसनीय है, यानी कि हम यहाँ जो एडिटर की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके अंत में आपको लिखना है योर सिंसियरली, यानी कि जो एडिटर है वो हमारे से सामान्य है, हमारे सीनियर है, इसलिए उसके अंत में आपको सिंसियर लिखना है और अंत में अपना नाम लिखना है। आपका नाम या तो पेपर में दिया होगा, पेपर में आप अपना कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंत में आपके जो है वो जॉब लेटर आएगा, यह भी 5 नंबर का होगा। आप या तो लेटर टू एडिटर लिख दो, वो नहीं आता है तो जॉब लेटर लिख दो। इनमें जो आपको आसान लगता है वो एक लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए स्कूल लेक्चरर इन ए स्कूल, एनक्लोज योर डिटेल्ड CV। इसमें आपके जो लेटर है वो 3 नंबर का होता है और 2 नंबर की आपके जो है वो CV होती है। अंत में आपको अपनी CV भी लिखनी है। इसमें भी आपको शुरुआत में चाहे लेटर कोई भी लिखो, सबसे पहले अपना खुद का एड्रेस और डेट, ये तो 2 कंपलसरी चीज़ें। उसमें लेटर टू एडिटर में द एडिटर लिखा है, यहाँ प्रिंसिपल हम स्कूल के लिए लिखते हैं द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम, फिर जो स्कूल जिस स्थान पर है वो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश। यहाँ आपके पोस्ट है वो LDC की भी हो सकती है या अन्य भी कोई हो सकती है, उसके लिए आप लिख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ LDC इन जो भी डिग्री है उसमें। उसके बाद आपको लिखना है सर या मैडम। उसके बाद लिखना है दिस इज एन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 8 जुलाई 2024, यानी कि ये उसके अर्थ में लिखा जा रहा है जो आपके राजस्थान पत्रिका में आपने विज्ञापन दिया था इंग्लिश की लेक्चरर की पोस्ट के लिए। आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, मैं इसके लिए खुद को योग्य समझता हूँ या योग्यता रखता हूँ। माई CV इज अटैच्ड फॉर योर काइंड पर्सनल, आपकी सामान्य जानकारी के लिए मेरी CV है वो इस लेटर के साथ अटैच्ड है। आई अटैच है विद द कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट्स एंड टेस्ट। मैं यहाँ पर है वो मेरे जो प्रमाण पत्र है उनकी भी कॉपियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ या अटैच कर रहा हूँ। आई एंश्योर यू टू सेटिस्फाई ऑल द कंसर्न विद माई वर्क एंड कंडक्ट, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप मेरे कार्य से पूर्णतः संतुष्ट होंगे। योर्स फेथफुली गीत, यहाँ आपको फेथफुल लिखना है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो आपसे सीनियर है या उनका पद बड़ा है, इसलिए उसके अर्थ में आपको फेथफुल लिखना है और अंत में अपना नाम लिखना है। उसके बाद लिखना है सर्कुलम विच, यानी कि आपको यहाँ CV लिखनी है। CV में सबसे पहले अपना नाम, ईमेल और जो आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या आपने किस सब्जेक्ट से किया, कहाँ से किया, कितने परसेंटेज के साथ किया और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, ये आपको पूरा लिखना है। अदर्स में आपको लिखना है कि आपके पास विशेष योग्यता इनके अलावा और क्या है, और एक्सपीरियंस आपको लिखना है कि एक्सपीरियंस आपने कहाँ पर कितने वर्ष तक काम किया उसका भी लिखना है। यह आपको जो है पूर्णतः सत्य रूप से लिखना है, जो है वही लिखना है। इसके बाद आपको एज या आप DOB भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी हॉबी लिखनी है। ये भी आपके 5 नंबर का, इसमें 2 नंबर की CV और 3 नंबर का लेटर होता है। इसके बाद आपका जो सेक्शन C है वो ग्रामर से संबंधित है। इसमें आपसे ग्रामर के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी है। छठा प्रश्न है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो आपको कोष्टक में वर्ड दिए गए उसका प्रयोग करते हुए दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। इस सेंटेंस को आपको है वो दैट से जोड़ना है। आई एम कन्विंस्ड आई एम डूइंग द सेम थिंग। दैट है, दैट आपको पहले सेंटेंस के में फुल स्टॉप की जगह दैट लगा के सेम टू सेम लिखना है। इसका आंसर होगा आपके आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। यहाँ आपको फुल स्टॉप की जगह दैट लिखना है और सेम टू सेम है। ये आपके छठा प्रश्न 2 नंबर का होगा। सातवां प्रश्न भी आपके 2 नंबर का है। कंबाइन द सेट ऑफ सेंटेंस इंटू वन सेंटेंस ए डायरेक्ट। जैसा कि बताया गया उसके हिसाब से आपको दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस लिखना है। इसमें आपको जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सुमन लर्नड ऑल आंसर्स, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। इसका आपके कंपाउंड सेंटेंस बनेगा सुमन लर्नड ऑल आंसर सो शी गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। यानी कि सुमन ने सभी लेसन सीखे हैं, इस सभी आंसर है वो सीखे हैं, इसलिए उसने क्लास में प्रथम रैंक हासिल की। उसके बाद जो आपके 8 प्रश्न है ये भी आपके फ्रेजल वर्ब से संबंधित है और ये भी आपके 3 नंबर का है। इसमें 3 खाली जगह दी होगी, आपको क्वेश्चन में दी गई फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करके भरनी है। द सेकेंड वर्ल्ड वार खाली जगह इन 1939, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 में ब्रेक आउट या ब्रोक आउट यानी कि फैला, ब्रोक ऑफ यानी कि बंद हुआ। 1939 में आपके जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो ब्रोक आउट यानी कि फैला, शुरू हुआ। इसमें आपके सही होगा ब्रोक आउट। उसके बाद आपके इसका 8वें का दूसरा है द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू खाली जगह प्रेशर, यानी कि सरकार है वो मूल्यों को क्या करने का प्रयास कर रही है, बढ़ाने का या कम करने का। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेज, यानी कि सरकार है वो मूल्य को कम करने का प्रयास कर रही है, यानी कि महंगाई कम करने का प्रयास कर रही है। इसमें आपके आएगा ब्रिंग डाउन। 8 का तीसरा यू कैन खाली जगह योर आर्क विदाउट योर, आप है वो अपना कार्य कैरी ऑन यानी कि जारी रख सकते हैं, आप अपना कार्य
जारी रखो बिना किसी डर के, कैरी ऑन यानी जारी रखना, कैरी आउट यानी ले जाना। आपके 9वां क्वेश्चन जो है ये भी आपके ग्रामर से संबंधित है। इसमें भी आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 3 नंबर का है। इसमें आपको कंजक्शन का प्रयोग करना है जो कि वाक्य के भाव के हिसाब से होगा। सिद्धि सो हर ब्रोदर खाल जगह रेंट हुए हगिम, यानी कि सिद्धि सो हर ब्रोदर, इसमें आपके एंड या सो में से बनना है। इसका हम हिंदी देखते हैं। सिद्धि ने अपने भाई को देखा और खाल जगह दौड़ उससे गले मिलने के लिए दौड़ी। इसमें आप ताकि लिखोगे या एंड लिखोगे, एंड लिखोगे तो आएगा एंड का अर्थ होगा आपके और सिद्धि ने अपने भाई को देखा और उसे गले मिलने के लिए दौड़ी, या सिद्धि ने अपने भाई को देखा ताकि गले मिलने के लिए दौड़ी। ये आपके ताकि है वो वाक्य के भाव के हिसाब से सटीक नहीं लग रहा है, इसलिए इसमें आपके एंड आएगा। 9वें का दूसरा है खाल जगह इट वाज रेनिंग आई वाज प्लॉगिंग द फील्ड, यानी कि एक किसान है वो बता रहा है कि वर्षा होगी मैं खेत में हल चलाऊंगा। वैन या वाइल, इसमें आपके वाइल आएगा क्योंकि जब वर्षा होगी तब मैं हल चलाऊंगा। इसमें आपके संभावना बताई जा रही है, ये आपके फ्यूचर से संबंधित है। इसका आपके तीसरा ए बुक इज ए बुक खाल जगह देयर इज नथिंग इन इट, वहाँ एक पुस्तक ही है, देयर इज नथिंग इट इज, वहाँ पुस्तक के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। देयर इज ए बुक, इसमें यदि हम इफ का प्रयोग करें तो लगेगा वहाँ एक पुस्तक है यदि वहाँ कुछ नहीं है, और आल दो यानी कि वहाँ एक पुस्तक है यद्यपि इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें आपके आएगा आल दो। ये जो आपके कंजक्शन है वो भी 3 नंबर के हैं और ये 9वां क्वेश्चन कंजक्शन से संबंधित होगा। और इसमें आपके रिक्त स्थान आएंगे, ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए होंगे, उनमें से आपको एक जो सटीक है वो चूज करना है। ये आपके सेंटेंस के भाव के हिसाब से लगेंगे। आपका जो सेक्शन डी है वो बुक से संबंधित है, टेक्स्ट बुक, यानी इसमें आपको पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां प्रश्न है रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो आपको पैसेज है वो आपकी पुस्तक से ही दिया होगा। इसमें जो आपके नीचे प्रश्न दिए होंगे उसके उत्तर लिखने हैं। ये आपके पठित होगा इसलिए इसके आपके मीनिंग का भी अर्थ ध्यान होगा। इसमें आप आराम से पूरे 6 में 6 इस पैसेज की क्वेश्चन है वो सही कर सकते हैं। और ये भी आपके जो है वो MCQ टाइप में होंगे, यानी कि ये बहुत ही ईजी है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अलावा जो संपूर्ण स्कूल है वो आपको अजनबी और शांत लग रही थी। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। यह आपके जो पैसेज है द लास्ट लेसन से लिए गए। इसमें बताया गया है कि जो सर्वाधिक आकर्षित करने वाली वस्तु थी वो थी कि जो कक्षा की बैंक बेंच जो थे वो हमेशा खाली होते, आज उस पर ग्रामीण लोग बैठे थे विद्यार्थियों की तरह शांत भाव से। ओल्ड होस्टर विथ हिज 3 कंसर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। इसके अलावा जो आपके ओल्ड वर्ड होस्टर था जो अपनी 3 किनारों वाली टोपी के साथ, जो मेयर था और पोस्टमास्टर था और अन्य लोग भी बैठे थे। एवरीबॉडी लुक सैड एंड होस्टर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो सभी लोग हैं वो उदास लग रहे थे और जो आपके होस्टर है वो एक पुरानी पोथी लेकर आया था। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर्स लाइंग अक्रॉस द पेज, जो होस्टर है वो उसने अपनी पुस्तक के पन्ने पलटे और अपनी चश्मा लगाई और उसे देखने लगा। While I was wondering about it all, Mr. Emil mounted his chair and in the same grave mantle on which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं ये सब नोटिस कर रहा था तभी मिस्टर एमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उसी भाव में उसी सभ्य मुद्रा मेरी तरफ देख के और बोले, मेरे बच्चे ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, जो आपके बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूल में है वो जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए अध्यापक है वो आने वाले कल से आ जाएंगे। इसमें आपके जो मिस्टर एमल की विदाई के दिन के बारे में बताया गया, जो कक्षा का वातावरण था उसका बताया गया। इसमें 10वें का आपके पहला प्रश्न है, द मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉयज वाज टू सी, जो लड़के के लिए वो आकर्षित क्या था, आकर्षित द बैक बेंचेज वर फिल्ड बाय विलेजर्स, बिग क्राउड इन स्कूल, मिस्टर एमल वाज इन वेरी गुड ड्रेस, एवरीवन वाज वेरी सीरियस एंड ग्रूमी। इसमें आपके जो है वो सरप्राइजिंग करने वाला था, बैक बेंचेज वर फिल्ड बाय विलेजर्स, यानी कि जो पीछे की बेंचेज थी वो ग्रामीण लोगों से भरी हुई थी। द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन विल टीच, अल्सास एंड लोरेन की स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, यानी कि अब विल टीच है यानी फ्यूचर के लिए है, तो क्या पढ़ाया जाएगा। आपके अल्सास और लोरेन की स्कूल में है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश बर्लिन से आया है। द विलेजर्स हु वर सिटिंग इन द क्लास आर लुकिंग वर्ड, ग्रामीण लोग जो बेंचों पर बैठे थे वो कैसे लग रहे थे। इसमें आपके ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि वो सैड लग रहे थे।
इसका चौथा प्रश्न है द लेसन टॉट बाई मिस्टर एमएल दैट डे टू स्टूडेंट्स वाज, जिस कौन सा लेसन है वो विद्यार्थियों को उस दिन मिस्टर एमएल के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। इसमें आपके है लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ पढ़ाया जा रहा था। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू क्वीर, यानी कि क्वीर का जो आपके है वो समानार्थी शब्द होना है। क्वीर का अर्थ होता है अजनबी या अचंभित करने वाला। इसका आपके होगा स्ट्रेंज, यानी कि अजनबी जो एकदम आकर्षित करने वाला हो या अजनबी हो। इसका छठा है आपके चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट का आपके विलोम बताना है। इसमें आपके आया है पैसेज में आया है फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि पूर्व पोस्ट मास्टर, पूर्व मेयर है। इसमें आपके प्रेजेंट का ऑपोजिट होगा फॉर्मर, यानी कि प्राचीन, जो बीत चुका है। ये जो आपके मेयर है वो पूर्व मेयर थे, यानी अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद आपके 11वां क्वेश्चन है, ये भी आपके पुस्तक से पूछा जाएगा। इसमें यह आपके 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको 60 प्रश्नों में उत्तर देना है। यह आपके है इसका 11वां प्रश्न है डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के बारे में वर्णन कीजिए। सीमापुरी के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर होगा मोर देन 10,000 रैग पिकर फैमिलीज इन लिव इन सीमापुरी, यानी कि 10,000 से अधिक कचरा बीनने वाले लोग हैं वो सीमापुरी में रहते हैं। दे हैव मड स्ट्रक्चर्ड हाउसेज विथ टीन एंड टॉर्पोलिन रूफ्स, उसकी जो है वो फूस की बनी हुई झोंपड़ियाँ हैं जो कि टीन और टारपोलिन छत से बनी हुई। दे डू नॉट हैव एनी ड्रेनेज सीवेज और रनिंग वाटर, उसके लिए जो पेयजल और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी, यानी कि उनके लिए उनकी पहचान से अधिक जो है वो भोजन जरूरी है। दे ऑलवेज फाइंड समथिंग यूजफुल इन द गार्बेज सो इट इज़ गोल्ड फॉर देम, वे हमेशा है वो कचरे से जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो ढूंढते हैं, इसलिए वो कचरा ही उनके लिए सोना है। देयर इज एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु बिकम पार्टनर्स इन बिजनेस, यहाँ पर आपके जो है नंगे पाँव वाले बच्चों की एक सेना है जो कि इस व्यवसाय में उनके पार्टनर है, यानी कि हिस्सेदार है, उनकी सहायता करती है। ये बच्चे उन्हीं परिवारों के। ये आपको 60 वर्ड में यानी कि 5 से 6 लाइन में लिखना है। उसके बाद आपके 11वें के अथवा में एक प्रश्न और आएगी। यदि आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। ये आपके द रेड रेप लेसन से लिए गए। इसमें है राइट द थीम ऑफ द लेसन द रेड रेप, यानी कि द रेड रेप लेसन की थीम क्या है, इसका मुख्य केंद्रीय भाव क्या है। द थीम ऑफ रेड रेप बाई सेल्मा लेगरलोफ revolves around the transformative power of kindness and compassion। ये आपके जो सेल्मा लेगरलोफ है ये रेड रेप लेसन के राइटर का नाम है। इसमें आपके जो जितने भी लेसन या पोइम है उसके राइटर और पोइटर के नाम आपको याद होने चाहिए। यह आपके है वो दयालुता किस प्रकार एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर सकती है, इस बारे में आपका ये पाठ बताया गया है। इट हाईलाइट्स हाउ इवन द मोस्ट डाउन ट्रॉडन एंड cynical individuals can change when treated with empathy and dignity। The story metaphorically portrays life as a rat trap। इसमें आपको बताया गया है कि जो लाइफ है वो रेड रैप यानी कि चूहेदानी के समान है। इम्पेजिंग ह्यूमन ग्रीड एंड द रेडेम्पटिव स्टैम्प ऑफ जनरेसिटी एंड ट्रस्ट इन अनलिफ्टिंग पॉइंट्स। प्रत्येक की आत्मा है वो लालच में घुसी हुई होती है। यह आपके जो हमारा जीवन है वो चूहेदानी के समान है और हमारा जो लालच है वो हमें इसमें जकड़े रखता है, हमें संसार में तरह तरह के कार्य करवाता है। जिस प्रकार एक चूहेदानी में भोजन डाल के चूहे को फंसाया जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी लालच देकर हमें फंसाता है। उसके बाद आपका 12वां प्रश्न है। इसमें आपको 20 से 30 वर्ड में उत्तर देना है। इसमें आपके 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों ही 2-2 नंबर के होंगे। ये भी आपके पुस्तक से है। व्हाट इज द मिस एडवेंचर द राइटर विलियम डगलस स्पीक अबाउट, जो आपके सबसे बुरा क्षण क्या था जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं। द मिस एडवेंचर दैट द राइटर विलियम डगलस स्पेक्ट अबाउट इज ऑफ नैरोली एस्केपिंग डेथ फ्रॉम ड्रोनिंग इन द YMCA pool when she was thrown into its deep water by the projectile। जो आपके राइटर विलियम डगलस बताते हैं कि सबसे भयानक क्षण वह था जब वो मृत्यु के करीब था, जब उनको YMCA पुल में फेंका गया था। YMCA पुल के गहरे पानी में फेंका गया था एक पहलवान लड़के के द्वारा, ब्राउजर बॉय यानी पहलवान लड़का। इसका आपके 12वें का दूसरा है हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था, ये आपके इंडिगो लेसन से लिया गया है। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर एंड इलिटरेट शेयर क्रॉपर हु फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर एंड परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण विद हिम। राजकुमार शुक्ला एक गरीब और अशिक्षित बड़ईदार थे जिन्होंने गांधी जी का अनुसरण किया प्रत्येक जगह जहाँ गांधी जी गए और गांधी जी को उसके साथ चंपारण लौटने के लिए बाध्य किया। परसुएडेड यानी कि बाध्य करना, निवेदन के द्वारा बाध्य करना। इसमें आपके जो 13वां प्रश्न है एक्सप्लेनेशन का है। एक्सप्लेनेस एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेंस विद द रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। ये आपके 5 नंबर का होगा। पोइम में से कोई एक स्टेंजा दिया होगा, उसमें आपको
पोइम का स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी है, यानी कि आपको ये पोइम कहाँ से ली गई है, उसके राइटर का नाम याद होना चाहिए और इसमें क्या बताया गया है, इसका मुख्य भाव क्या है। इस ये आपके जो है 8 जेनिफर्स टाइगर्स फ्रेंड्स across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pass in sleek, chivalric certainty. ये आपको जो 8 जेनिफर्स टाइगर्स पोइम से लिए गए हैं, इसमें आपको सबसे पहले लिखना है रेफरेंस। ये आपके 5 नंबर का, इसमें 1 नंबर का रेफरेंस, 1 नंबर का कॉन्टेक्स्ट और 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है। इसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ध्यान से लिखना है। एक्सप्लेनेशन आपको यदि नहीं आता है तो ये लाइनें भी आप जोड़ कर इनमें भी मीनिंग छांट कर लिखोगे तो भी आपके सही हो सकता है कुछ हद तक। रेफरेंस है, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ एड्रिनी रीच पोइम 8 जेनिफर्स टाइगर, यानी कि ये एड्रिनी रीच द्वारा लिखी गई पोइम 8 जेनिफर्स टाइगर्स की प्रारंभिक लाइनें। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपको केंद्रीय भाव बताना है कि यानी कि इन 4 लाइनों में विशेष रूप से किस बात पर बल दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट, द पोइटेस इज डिस्क्राइबिंग द टाइगर्स मेड बाई 8 जेनिफर्स इन हर पैनल। जो आपके कवियत्री है वो 8 जेनिफर द्वारा बनाए गए जो टाइगर है उनका वर्णन करती है। आल्सो द आर्टिस्टिक टेस्ट ऑफ आर्ट इज क्लियरली ब्रॉट आउट इन द क्रिएशन ऑफ लाइफ लाइक टाइगर्स थ्रो एम्ब्रॉयडरी, यानी कि जो आपके आर्ट या आपके जो कलात्मक स्वाद है, कलात्मक आनंद है, वो पूर्णतः रूप से इसमें उकेरा गया है। जिस प्रकार एक टाइगर का जीवन स्वतंत्रता होता है, उसी प्रकार जो आपके 8 जेनिफर है वो भी जीवन के बंधनों से स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसमें आपके एक्सप्लेनेशन है, द पोइटेस डिस्क्राइब्स द टाइगर्स एम्ब्रॉयड ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ और कॉटन। जो आपके कवियत्री वर्णन करती है कि जो 8 जेनिफर ने जो आपके टाइगर बनाए गए हैं या टाइगरों की जो चित्रकारी बनाई गई है कपड़े या एक पर्दे पर, द टाइगर कैन बी सीन मूविंग अक्रॉस द कर्टेन इन एन एरोगेंट एंड फियरलेस वे। जो टाइगर है वो इस पर बिना वो हिल डुल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी डर के। देयर मूवमेंट शोज द फ्रीडम एंड द पावर एंजॉयड बाई देम। उसके जो ये हलचल है उसकी स्वतंत्रता और उसके आनंद को बताती है। दे आर ब्राइट येलो लाइक टोपाज। जो आपके है वो टोपाज के समान हरे चमकते हैं। इन कंप्लीशन एंड लिव इन देयर नेचुरल होम ए ग्रीन फॉरेस्ट। यह आपके जो है नेचुरल होम यानी कि प्राकृतिक घर हरे भरे जंगल में घूम सकते हैं। दे आर फियरलेस, वे डर से इन्हें, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन सिटिंग और स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। वे आपके पेड़ के ऊपर बैठे या पेड़ के नीचे बैठे आदमी से नहीं डरते हैं। दे मूव अबाउट इन एलिगेंट ब्रेव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर। वे अपने आत्मविश्वासी और बहादुर तरीके से घूमते हैं। इसमें आपके जो 8 जेनिफर द्वारा एक पर्दे पर बनाए गए टाइगर्स के बारे में बताया गया, उनकी विशेषताओं को बताया गया। इसके अथवा में भी आपके एक स्टेंजा है कि यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला देख सकते हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। यानी कि यह आपके जो पोइम है वो कीपिंग क्वाइट पोइम से स्टेंजा लिया गया है और इसमें आपको शांत रहने के बारे में बताया गया है कि जीवन में कुछ पल शांत भी रहना चाहिए। इसका आपके रेफरेंस होगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पेब्लो नेरूडाज पोइम कीपिंग क्वाइट्स। यानी कि ये जो आपके लाइन है वो पेब्लो नेरूडा द्वारा लिखी गई पोइम कीपिंग क्वाइट से ली गई है। इसका आपके कॉन्टेस्ट है, द पोइट asks us to keep quiet and still till the time she finished counting to 12। जो पोइट है वो हमें कुछ समय चुप रहने के लिए कहता है जब तक कि वह 12 पूरा नहीं गिन ले, यानी कि 12 गिन कर समाप्त नहीं कर दे। देयर विल बी नो एक्साइटेड एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड नॉइज ऑफ मशीनरी। वहाँ पर है वो मानव की कोई भी अतिरिक्त गतिविधि नहीं होगी और कोई भी मशीनों की आवाज़ नहीं होगी। इट विल बी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अस। ये हम सभी के लिए एक अजनबी अनुभव होगा। इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या होगी, The poet says that fishermen will stop hunting whales in the cold sea and the busy salt gatherers will look at their injured hands। यानी कि कवि कहता है कि जो मछुआरे है वो कुछ समय के लिए मछलियों को समुद्र में पकड़ना छोड़े और ये दुष्कर्म करना छोड़े, और जो आपके वेस्ट नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो अपने इस घाव भरे हाथों की तरफ देखें। द पोइट एक्सप्रेस दिस बिकॉज ही फील्स दैट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल इविल विल कम टू एंड। यानी कि इस समय जो आपके है वो हर चीज़ है वो बंद है, इस समय हमको शांत रहना। बाई हर्ट एंड्स द पोइट मीन्स दैट वी आर फॉरगेटफुल ऑफ द पेन वी आर कॉजिंग टू आवर सेल्वेज इन द परसुएट ऑफ आवर गोल्ड। यानी कि जो आपके हर्ट एंड्स के द्वारा पोइट ने बताए गए, जब हम लालच में जकड़ जाते हैं तो हम हमारे जो नुकसान होता है उसको भूल जाते हैं या जो दर्द होता है उसको भूल जाते हैं। इसके बाद आपके जो प्रश्न नंबर 14 है वो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये भी आपको 60 वर्डों में उत्तर देना है और ये आपके 3 नंबर को होगा।
ये आपके पोइम से संबंधित है। ये कीपिंग क्वाइट से लिखा है। इसमें राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट, यानी कि कीपिंग क्वाइट पोइम का है वो केंद्रीय भाव क्या है, इसमें क्या बताया गया है। द पोइट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। जो पोइट है वो जो कवि है वो हमें कुछ समय शांत रहने के महत्व के बारे में बताता है और कुछ समय हमें कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं करने, एकदम शांत रहने के लिए कहता है। दिस विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू थिंक ओवर एक्टिविटी। ये हमें अपनी गतिविधियों से बाहर देखने का समय देगा या अवसर देगा। रीअसेस देम एंड करेक्ट देम, हम उनमें सुधार कर सके और उनका आकलन कर सके। दिस विल आल्सो ब्रिंग आउट ए हग साइलेंस, ये कुछ समय की गहरी चुप्पी के बाद आता है। विच विल इंटरप्ट ओवर सैडनेस विच इज बोर्न ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सॉलेज, ये है वो हमारे दुख को समाप्त करेगा, जो हम खुद को नहीं समझ सकते, उसके कारण हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है। एंड ऑफ एंडरिंग ओवर लाइफ, ये हमारे जीवन को नए तरीके से शुरुआत करेगा। दिस विल आल्सो लीड टू द रिन्यूअल ऑफ ओवर लाइफ, ये आपके जो लाइफ है उसको नए तरीके से जीने में हेल्प करेगा, यानी कि जीवन में कुछ पल शांत रहना चाहिए, ऐसा इस पोइम के बारे में बताया गया है। इसके अथवा में आप है वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड द माइटी डीड, जो आपके मर्द लोग है उसके साथ है वो वैभवशाली वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है। यह आपके ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम से लिया गया है। इन ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स एसोटियस, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है उसके आपके पोइट है जॉन किट्स, वो घोषणा करते हैं ग्रैंडियर विद द माइटी डीड टू एम्प्राइज द लास्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट इंजुअल्स, यानी कि ये जो माइटी डीड वर्ड है ये लोगों के असाधारण कार्यों असाधारण साहस के बारे में बताया गया है। देयर ब्यूटी नोबिलिटी एंड अचीवमेंट्स कंटिन्यू इंस्पायर एंड एलिवेट ह्यूमैनिटी, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो महानता है और उनकी उपलब्धियाँ हैं वो हमें समय समय पर लगातार प्रेरित करती है और हमारी मानवता को आगे बढ़ाती है। इवन आफ्टर देयर डेथ, उसके जीवन के बाद भी वो हमें प्रेरित करती है, इसलिए उनके साथ जो है वो माइट ग्रैंडियर वर्ड जुड़ा है। द माइटी डीड आर रिवर्ड फॉर देयर एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस सिम्बलाइजिंग इंटरनल ब्यूटी एंड ग्रैंडियर बियॉन्ड फिजिकल, ये जो माइटी डीड है वो उनका मतलब वो शारीरिक रूप से तो उनका निधन हो चुका है, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, इसलिए उनके साथ वैभवशाली वर्ड जुड़े, आज भी लोग उनके कार्यों को याद करते हैं। उसके बाद आपके जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी आपको 20 से 30 वर्डों में उत्तर देना है। इसमें आपके व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, ए रोड साइड स्टैंड से लिया गया है। इसमें आपके बताया गया है कि जो पोइट की है वो बचपन की इच्छा क्या है जिसे वो बताना चाहता है। द चाइल्डिश लॉन्गिंग रेफर टू बाय द पोइट इज दैट ऑल द रूरल पीपल शुड बी पुट टू डेथ, दिस अकॉर्डिंग टू पोइट विल गिव देम फ्रीडम फ्रॉम देयर सफरिंग, यानी कि जो पोइट की मेन इच्छा है वो ग्रामीण लोगों को उनके दुखों से या भय से मुक्त करना, ग्रामीण लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करना है। इसमें आपके 15 का दूसरा है व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट द पोइटेस एज ए डेट, यानी कि आप जो पोइट है जो कवियत्री है उसका एक पुत्री के रूप में क्या अंदाज़ा लगाते हैं, उसका क्या मूल्यांकन करते हैं, ये आपके लिए गए माई अदर डेट 66 पोइम से। द पोइटेस प्राउज टू बी ए लविंग केयरिंग एंड डिवोटेड मदर, जो कवियत्री है खुद को एक प्रेम करने वाली, देखभाल करने वाली और समर्पित पुत्री के रूप में प्रस्तुत करती है। हर वरियज एंड फियर्स अबाउट हर मदर्स कंडीशन प्रूव दिस, उसकी जो चिंता है और उसका जो डर है अपनी माता की स्थिति के बारे में ये इसको साबित करते हैं। इसके बाद आपका जो 16 प्रश्न है कि इसमें भी आपको 60 वर्डों में उत्तर देना है, ये आपके 3 नंबर का है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच लिखना है, यानी कि उसका चरित्र चित्रण करना है, उसकी विशेष बातें लिखनी है। ये आपके कैरेक्टर स्केच का एक प्रश्न जरूर आएगा, जो मेन पात्र है उनके आप देखना। सदाव वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि डॉक्टर सदाव अपने माता पिता की एक ही संतान है। ही वाज सेंट टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन टू अमेरिका, उसको सर्जरी की स्टडी करने के लिए अमेरिका भेजा गया। ही वाज ए वेरी फेमस डॉक्टर, वह बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। द जनरल हैड ए डीप फेथ इन हिम, जो जनरल है उसमें बहुत ही विश्वास करता था, गहरा विश्वास करता था। ही आल्सो इग्नोर्ड द क्राइम ऑफ सदाव, इसलिए उस जनरल ने वो सदाव का जो अपराध था उसको भी इग्नोर कर दिया। वैन जापान एंड अमेरिका वर एट वार ही हेल्प द प्रिजनर ऑफ वार, जब जापान और अमेरिका युद्ध में थे तब उसने एक युद्ध के बंदी की सहायता की, प्रिजनर ऑफ वार यानी युद्ध बंदी। ही कंसिडर्ड दैट द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर इज बियॉन्ड द बॉर्डर्स, यानी कि उसने साबित किया कि जो डॉक्टर की ड्यूटी है वो बॉर्डर से भी बाहर होती है। इसके अर्थों में आपके है वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि अंटार्कटिका है वो बेहतर स्थान क्यों है हमारे पृथ्वी को वर्तमान भूतकाल और भविष्यकाल समझने के लिए। यह आपके लिए गए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन से।
इसमें आपके अंटार्कटिका इज़ द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ दैट हैज़ नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। सो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट एज पूर एज इट यूज टू बी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि इसलिए ये हमें बताता है कि जैसा ये हजारों वर्ष पुराना था वैसा का वैसा आज भी है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, यानी कि जो विश्व की भूगर्भिक इतिहास है वो अंटार्कटिका की परतों में छुपा हुआ। अबाउट 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस इज स्टोर, यानी कि पृथ्वी का जो 90% बर्फ है वो भी यहाँ पर एकत्रित है। देयर आर नो ट्रीज बिल्डिंग्स और अदर ह्यूमन मार्क्स, यानी कि यहाँ पर न तो पेड़ है न बिल्डिंग है और न ही मनुष्य के कोई चिन्ह। बिसाइड्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स लाई ट्रैप्ड इन इट लाइस ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ जो बर्फ की परतों में कुछ वर्षों पहले कार्बन मिला है, इसे हम इस पृथ्वी की जो भूतकाल है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 17% है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड्स, इसमें भी आपको 20 से 30 वर्ड में उत्तर देना है। इसमें 17 में आपके 2 है, दोनों ही 2-2 नंबर के हैं। 20 से 30 वर्ड्स यानी 2 से 3 लाइन में आपको उत्तर देना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, यानी कि जो सैम्स ने चार्ली को लेटर भेजा उससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। सैम्स लेटर टू चार्ली रिफ्लेक्ट्स चार्लीज लॉन्गिंग फॉर एन एस्पेक्ट फ्रॉम modern stress. It symbolizes his imagination blending reality and fantasy, affirming his belief in the third level. सैम का जो लेटर है वो ये प्रदर्शित करता है, चार्ली की इच्छा प्रदर्शित करता है कि वह जो वर्तमान का तनाव है उससे बचना चाहता है, इसलिए उसने एक कल्पना में अपना तीसरा तल खोजा था और वह कल्पना के संसार में जीता। वर्तमान के स्ट्रेस है वो बहुत ही दुखी है। व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब, यानी कि डेरी है वो मिस्टर लैम्ब की तरफ क्यों आया। डेरी इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब बिकॉज मिस्टर लैम्ब्स वर्ड टू एनकरेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस हेल्प डेरी टू रियलाइज हिज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग, यानी कि डेरी है वो मिस्टर लैम्ब को इसलिए मानता है क्योंकि मिस्टर लैम्ब के शब्द है उसने उसको प्रेरित किया और उसकी स्वयं की स्वीकार करने में मदद की और अपने आप को शारीरिक शक्ति पहचानने में मदद की और अपनी जो भावनात्मक महत्व है उसको भी समझने में सहायता की, इसलिए वह उनको मानता था। उसके बाद आपके 18वां प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि जो सही विकल्प है वो चुना। ये आपके 1-1 नंबर के MCQ, ये भी आपके बुक्स हैं। व्हाट इज़ द नाम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल स्टोरी इसके आपके लेखक का क्या नाम है, इसके लेखक का नाम आपके है चार्ली। और इन व्हाट हॉर्स वाज द प्रिंस बोर्न, यानी कि जो राजकुमार है उसका जन्म कौन से घंटे में हुआ था या कब हुआ था, किस नक्षत्र में हुआ था। इसका आपके सही उत्तर होगा डी द हॉर्स ऑफ द बुल, यानी कि वृषभ नक्षत्र में हुआ था। 18वें का 30 है हु वर स्टेचिंग एंड, इसमें आपके होगा क्रेबिएटर सील्स। उसके बाद है व्हाट वाज द मैसेंजर वेयरिंग, यानी कि जो संदेशवाहक है उसने क्या पहना था, ऑफिशियल यूनिफॉर्म, यानी कि आधिकारिक वेशभूषा। उसके बाद 18वें का 5वां प्रश्न है व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, यानी कि बच्चे वो मिस्टर लैम्ब को क्या कहते थे, बच्चे मिस्टर लैम्ब को लैमी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब कहकर चिढ़ाते थे। हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ द एप्पल्स, यानी कि जो सेवों की भूमि है उस पर आपके है वो दिन कैसे हैं, सेवों की भूमि पर आपके दिन है वो बहुत ही ठंडे है, यानी कि ध्रुवों पर दिन है वो बहुत ही ठंडे है। व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट, यानी कि पीपल है वो किसके बारे में बोल नहीं सकते, अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता के बारे में लोग खुलकर नहीं बोलते हैं। 8वां प्रश्न है व्हाट डज डेरी लाइक टू हियर, यानी कि डेरी को क्या सुनना पसंद था। डेरी लाइक टू हियर साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर जो वर्षा की आवाज़ थी ये सुनना पसंद था। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ यमी, यानी कि जो यमी का व्यवहार था वो कैसा था, स्टबन था। ये आपके इंग्लिश के मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 1 से 18 तक। साथियों हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इसी चैनल पर कक्षा 12 और कक्षा 10 के सभी मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।